सो थर्ड लेक्चर अकॉर्डिंग टू द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर, ठीक है, हम सेकंड जो है थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। टिश्यू कल्चरिंग जो हमारे पास फर्दर टेक्निक थी, इससे पहले हम जो है सेल को स्टडी करने के लिए बहुत सी चीजें देख चुके हैं, हम बहुत सी स्ट्रक्चर्स हम देख चुके हैं, ठीक है, बहुत सी टेक्निक्स हमने स्टडी की हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी थी कि हमने सेल को देखना कैसे है, फिर हमारे पास उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या मौजूद था, हमारे पास स्टेनिंग मौजूद थी, उसमें हमने परमानेंट स्टेन और टेम्पररी स्टेन को डिस्कस किया, हमने वाइटल और काउंटर स्टेन को डिस्कस किया, उसके अंदर से आने वाले एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास अब क्या चीज आ गई है जो हमारे पास, उसके बाद फर्दर हम सेंट्रीफ्यूगेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग जो है इज एन इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास टेक्निक आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब क्या होता है कि हमारे पास बैक्टीरिया की बात तो होगी कि हमने उसको यूनिसेलुलर सेल को हमने स्टडी कर लिया, हमने अगर माइक्रोब्स की बात करते हैं, फंगजाई वगैरह की, हमने उनको स्टडी कर लिया। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास क्या है, बहुत से टिश्यूज हमें जो है किसी ऑर्गेनिज्म के मिल जाते हैं और हमारे पास वो क्या होता है, बहुत कम सा सैंपल होता है और हमने उसको क्या करना है, अपने पास स्टोर भी करना है और हमने उसको स्टडी भी करना है। तो दो ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। अगर मुझे एक सैंपल मिल गया है, कोई टिश्यू मिल गया है, ठीक है, और मुझे पता है ये मुझे दोबारा से नहीं मिलेगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको यूज करूं, ठीक है, और इसको मैं एंड कर दूं। हो सकता है इसमें मुझे रिजल्ट्स मिले ना मिले। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं टिश्यू कल्चरिंग करूं और क्या कर दूं, उसको कुछ हिस्सा उसका सेव कर दूं और दूसरा हिस्सा मैं उसका यूज कर लूं, ठीक है। और उस तरह से मैं क्या कर सकता हूं कि हमारे पास जो है फर्दर अगर मेरा एक्सपेरिमेंट फेल भी होता है तो मैं बाद में भी जो मैंने पोर्शन इसका सेव किया हुआ है उसको मैं यूज कर सकता हूं। सो टिश्यू कल्चरिंग इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उससे एक सेल लेते हैं, उसको इतना ज्यादा ग्रो करते हैं कि उसके नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। फिर उसमें से कुछ नंबर ऑफ सेल्स को हम स्टोर कर देते हैं और बाकी सेल्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम टिश्यू कल्चरिंग की जो टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज एंड सेल कर रहे हैं कि एक सेल से हम बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय, इसको हम फैसिलिटेट कैसे करते हैं, हो सकता है हमने एक टिश्यू लिया है, हम उसको किसी मीडियम के अंदर रखेंगे, उसके बगैर तो वो ग्रो कर ही नहीं सकता। उसको मीडियम क्या होता है, मीडियम वो चीज होता है जिसके अंदर हमारे पास उसकी ग्रोथ के सारी चीजें मौजूद हैं। तो लिक्विड हो सकता है वो मीडियम, या वो मीडियम हमारे पास सॉलिड हो सकता है। अगर वो लिक्विड ग्रोथ मीडियम हो तो देन इट विल बी एगर आर ग्रोथ मीडियम। और इसकी वजह से हमारे पास एक चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे उन सारों की जीनोटाइप सेम होगी। व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइप? तो जीनोटाइप आपने याद रखना है, जीनोटाइप इज अ वर्ड जिसका जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके पास जीनोम को। तो आपके जितने भी सेल्स इसमें प्रोड्यूस होंगे उनका सारा का सारा जीनोम सिमिलर होगा, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब सबसे पहले आपको टिश्यू कल्चरिंग के लिए चाहिए क्या क्या, आपको एक सेल कल्चर हुड चाहिए। सेल कल्चर हुड क्या होता है जी, आपके पास इस तरह का एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, यूवी रेज लगी होती है, यूवी लाइट लगी होती है, दूसरा आपके पास इसमें एयर जितनी भी होती है वो फिल्टर होके आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके अंदर जब आप ग्रोथ करते हो तो आपके पास कंटेमिनेशन नहीं होती, आपके पास फर्दर कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप ग्रो नहीं करना चाह रहे हो वो इसके अंदर नहीं आता। दूसरी चीज क्या है जी, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का आपको पता होना चाहिए किसके लिए यूज होता है, ये आपके स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करने के लिए यूज होता है। अगर आपने 36.5 पे कोई चीज रखनी है तो ये उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और आप उसके अंदर इसको इंक्यूबेट कर सकते हो। मोस्ट कॉमन एग्जांपल कि आपके पास एग्स को इंक्यूबेट किया जाता है। जब आपके पास जो एग्स होते हैं जिनसे हमारे पास जो चिक्स की जो है प्रोडक्शन की जाती है एट इंडस्ट्रियल लेवल, वहां पे चिकन को नहीं यूज किया जाता, मुर्गी हैन को यूज नहीं किया जाता। वो एक इंक्यूबेटर रखते हैं, उसके अंदर वो अंडे रख देते हैं और उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं, उसकी वजह से वहां पे चिक प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम वाटर बाथ, तो वाटर बाथ का भी यही फंक्शन होता है, ये वाटर को मेंटेन करता है, सॉरी टेम्परेचर को मेंटेन करता है बाय यूजिंग वाटर। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज जो हम पहले पढ़ चुके हैं जी कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए यूज हो रहा है, सेपरेशन के लिए यूज हो रहा है। रेफ्रिजरेटर हमारे पास टेम्परेचर की को हम नीचे रखते हुए हम स्टोर कर सकते हैं चीजें। सेल काउंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स किसी भी सैंपल में काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स मौजूद हैं। उसके बाद हम जो है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें किसी भी सैंपल को। लिक्विड नाइट्रोजन इज जो कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक एडवांस मेथड है किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए। अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो आप लिक्विड नाइट्रोजन टैंक के अंदर उस चीज को रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का लिक्विफाइंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, नेगेटिव माइनस में होता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें स्टोर हो जाता है। और स्टेरिलाइजर हमारे पास क्यों चाहिए, आजकल तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन हो चुकी है, ठीक है। सैनिटाइजर स्टेरिलाइजर सेम चीज है। स्टेरिलाइजर
स्टेबलाइजर का काम क्या होता है कि हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर क्लीनिंग का काम करता है, क्लीनिंग करते हैं जिसकी वजह से वहां पे मौजूद माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस सब जो है वो किल हो जाएंगे और वहां पे हमारे पास कभी भी हमारे पास जो है अनवांटेड माइक्रोब्स की वहां पे क्या नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। अब हमारे पास स्टेप्स क्या आते हैं, हम स्टेप्स देखते हैं, हम फर्दर इसको जो है विद द हेल्प ऑफ अ फिगर भी समझेंगे, मगर हम पहले एक स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है किसी भी प्लांट की। हम अगर प्लांट टिश्यू, हम अब आपने याद रखना है टिश्यू कल्चरिंग सिर्फ प्लांट की नहीं होगी, टिश्यू कल्चरिंग आप बैक्टीरिया की भी कर सकते हो, टिश्यू कल्चरिंग आप प्लांट सेल की भी कर सकते हो, टिश्यू कल्चरिंग आप एनिमल सेल की भी कर सकते हो। तो स्पेसिफिक आपने कभी नहीं होना, स्टेप्स आपके पास यही कॉमन रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होती रहती है, मगर आपके पास क्या है, आप डिफरेंट चीजों, डिफरेंट हर किस्म की सेल्स की, लिविंग सेल्स की जो है आप क्या कर सकते हो, टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज होगी आपके पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्लांट। उस प्लांट को जिस पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। Part of the plant that will be selected for the tissue culturing is termed as एक्सप्लांट। अब वो एक्सप्लांट मोस्टली क्या होता है, एपिकल बर्ड होता है या फिर टिश्यू होता है। एपिकल बर्ड क्या है, आपने देखा होगा बहुत से बर्ड्स जो हैं हमारे पास निकल रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या है, उसकी वजह से न्यू जो है हमारे पास स्टेम की डेवलपमेंट होती है। अब हम स्पेसिफिकली एपिकल बर्ड ही क्यों लेते हैं, एपिकल बर्ड लेने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर ये एबिलिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकें। ठीक है, उनके अंदर सेल डिवीजन की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो स्पीड से हमारे पास टिश्यू कल्चर हो सकता है। कल्चर मीन उसको बढ़ोतरी दी जा सकती है, दैट इज व्हाई हम एपिकल बर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है कि जब हमने आउटर एनवायरनमेंट से कोई बर्ड लिया है हमने टिश्यू प्लांट का, तो वो क्या है, वहां पे धूल भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है, वहां पे डिफरेंट उसको केमिकल कंपाउंड्स भी उसके ऊपर हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है। और स्टेरिलाइज का मैंने आपको बताया था, हमने क्या करना है, रिमूव करना है बैक्टीरियल कंटामिनेशंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक्सप्लांट भी ले लिया, उसके बाद हमने उसको स्टेरिलाइज भी कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम उसको रख देंगे अपने कल्चरिंग मीडियम में। ठीक है, और वो कल्चरिंग मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। हम सिंपली उसके अंदर उसको छोटा छोटा काट के रख देंगे ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले और वो हमारे पास क्या करना शुरू करे, ग्रोथ करना शुरू करे। अब जब हम उसको सॉलिड और लिक्विड में रखते हैं तो उसके बाद हमने याद से आपने क्या करना, उसको एक इंक्यूबेटर में रख देना। इंक्यूबेटर क्या करेगा कि आपको जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर देगा। आपको पता है कि आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है, अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दोगे तो आपके पास जो है सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी सेल की, और वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो एक्स प्लांट को जब हमारे पास वो ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या करता है कि फास्ट स्पीड से हम क्या करता है, शुरू करता है मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, और उसकी वजह से एक मास ऑफ जो है लूजली अरेंज्ड सेल्स बनते हैं। एक सेल जो है जब वो ग्रो करता है बहुत सारे जो है मास ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स बनते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, कैलस। तो ये याद रखना है आपने कि कैलस किसको कहते हैं, कैलस इज द मास ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स। तो समटाइम ये भी पूछा जाता है कि मास ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स इज टर्म्ड एज कैलस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इन शुगर, ये हमारे पास क्या करेगा कि इसमें हमने शुगर भी डाला हुआ है, मगर ये शुगर क्या होता है, वेरिइंग कंसंट्रेशन होता है। समटाइम हम शुरू में ज्यादा शुगर देते हैं, फिर थोड़ा कम करते हैं, और डिफरेंट फेजेस के ऊपर डिफरेंट कंसंट्रेशन इसको शुगर की मीडिया के अंदर दी जाती है। साथ में आपको ये पता है कि आपको सेल ग्रोथ के लिए दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की जरूरत होती है, और हमारे पास प्लांट के केस में उनको हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, और वो दो हमारे पास हार्मोन्स क्या हैं, एक है ऑक्सिन और दूसरा आपके पास क्या है, साइटोकाइनिन। तो हमारे पास इनिशियली जब हम कैलस की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे हमने ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम रखनी है और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी है। अब ये दो हार्मोन क्यों जरूरी है, हार्मोन ये दोनों हमारे पास इसलिए जरूरी हैं कि साइटोकाइनिन जो है हमारे पास जो है करता है सेल डिवीजन के प्रोसेस को जो है प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन करता है। तो हमें तो क्या चाहिए, अभी शुरू में एक सिंगल सेल से हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, तो हमें कैलस की फॉर्मेशन करनी है, तो हमने साइटोकाइनिन को क्या रखा है, हाई रखा है। हाई रखने की वजह से क्या होगा, उसमें हमारे पास सेल डिवीजन ज्यादा स्पीड से होगी। और ऑक्सिन क्या है, ये हमारे पास एपिकल ग्रोथ की को प्रमोट करता है। मगर क्या है, आपके पास ऑक्सिन जरूरी है, तो इस वजह से हमने उसको डाला है, मगर किस कंसंट्रेशन में डाला है, लो कंसंट्रेशन में डाला है, ताकि हमारे पास क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास शूट डेवलपमेंट ना कर सके, और वो सिर्फ और सिर्फ अभी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर सके। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब इस तरह की कंडीशन होती है उसको फर्दर हम ग्रो करवाते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होती है, रूट फॉर्मेशन होती है। रूट हमेशा किस लिए फॉर्मेशन होती है कि आपके पास आपका प्लांट क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो रूट की मदद से उनकी अब्जॉर्प्शन अच्छे से कर सके। तो हम उसको क्या करते हैं, जब रूट फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर कर देते हैं एक और ग्रोथ मीडियम में, जिसके अंदर अब क्या हमने कर दिया, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी है अलोंग विद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तो हाई था ही पहले, मगर अब हमने उसके अंदर ऑक्सिन भी बढ़ा दिया। ऑक्सिन की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर शूट डेवलपमेंट होगी,
एपिकल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और हमारे पास रूट एंड शूट जो है वो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो प्रॉपर ग्रो हो जाएगा रूट्स और शूट्स को हम उसमें से निकालेंगे, उसको ड्राई करेंगे बाय डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। और ड्राई हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो हमारे पास प्रॉपरली डेवलप्ड प्लांट नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो हमने ह्यूमिडिटी जब कम की तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास थोड़ा ड्राई हो जाएगा और फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और उसको फिर हम स्टोर कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस, कि हमारे पास जो सिंगल सेल था वो अब क्या हो गया, कंप्लीट एक जो है छोटा सा प्लांट हमारे पास बन गया, और जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स मौजूद है। अब हम इसमें से छोटा छोटा काटेंगे, फिर हमने माइक्रोस्कोप लेनी और उसके नीचे हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द एन एग्जाम्पल। अब होता कैसे है कि हम इसको अब जो है थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम कैसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया जी, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने जो है एक कैरेट की एग्जांपल ली है। हमने जब मैच्योर कैरेट थी हमने उसको लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे उसको, टेप रूट को। ये हमारे पास जो कैरेट है बेसिकली इट इज अ रूट। ठीक है, तो उस टेप रूट का हम वॉश जब करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको वेरियस नंबर ऑफ पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसमें से हमारे पास क्या है, विद द हेल्प ऑफ कॉर्क हमारे पास उसका कोर जो सेल्स होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने पूरी कैरेट नहीं यूज की। ठीक है, उसमें से कोर सेल्स हमने निकाल दिए, कुछ सेल्स हमारे पास थोड़े से निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, पेट्री डिश के अंदर डाल दिया। जब हम उसको पेट्री डिश के अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसकी फिर हमारे पास उसको उसी तरह से जो है हमारे पास कंडीशंस देंगे। मीडियम भी डाल दिए हम, उसमें ऑक्सीजन कम रखेंगे और साइटोकाइनिन ज्यादा रखेंगे। 4 to 6 वीक्स के बाद हम जब देखते हैं तो उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, कैलस की फॉर्मेशन होती है। ये आप देखें, ये मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, जो है हमारे पास मास ऑफ सेल्स है मगर वो अनडिफरेंशिएटेड है। कैलस वो होता है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब हम उस टाइम पे उसमें रूट भी नहीं देख सकते, शूट भी नहीं, मतलब हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये रूट है ये शूट है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर कर देते हैं इसको रूट डेवलपमेंट मीडियम के अंदर। रूट डेवलपमेंट मीडियम क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया ऑक्सीजन भी हाई कर देंगे और साइटोकाइनिन भी हाई कर देंगे। ऑक्सीजन हाई होने की वजह से क्या होगा कि अब एपिकल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एपिकल ग्रोथ जब होगी तो आपके पास क्या होगी, रूट एंड शूट की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉपर छोटे छोटे प्लांट्स बन चुके हैं। अब हमारे पास नॉर्मल जो हम अभी अपनी बुक के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं कि हम इसको डीफ्लास्क कर देंगे और स्टोर कर देंगे फॉर द फर्दर एनालिसिस। और हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम इन प्लांट्स को ट्रांसफर कर देंगे किसी सॉइल के अंदर और उससे दोबारा हमारे पास ये ग्रोथ कंप्लीट हो सकती है, ये दोबारा से प्लांट हमारे पास बन सकता है। ठीक हो गया। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस आपसे ये पूछे जा सकते हैं जी कि आप क्या हो, कि आप हमें ये बताओ एक्सप्लांट क्या है। ठीक है, आपका जो प्लांट है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लांट, तो आपको पता है जी मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होता है, एक्सप्लांट होता है। ठीक है, सॉरी वो तो कैलस होता है। एक्सप्लांट क्या है, सिलेक्टेड टिश्यू फॉर द कल्चरिंग इज टर्म्ड एज एक्सप्लांट। तो अब हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सप्लांट क्या है, हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने जो कॉर्क से कोर सेल्स निकाले हैं वो हमारे पास क्या है, इस केस में एक्सप्लांट है। कैलस क्या है जी, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है। ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोमोट करता है जी स्टेम एलोंगेशन या रूट एलोंगेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और साइटोकाइनिन का आपको रोल पता होना चाहिए, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ये क्या करता है जी, प्रोमोट करता है आपके पास सेल डिवीजन को। ठीक है, हाँ द साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस भी इसको कहा जाता है। एक और चीज आपने याद रखनी है, सेल डिवीजन इज आल्सो नोन एज साइटोकाइनेसिस भी उसको बोलते हैं, या साइटोकाइनेसिस आप स्पेसिफिकली जब वर्ड पूछा जाएगा, अगर आपके पास सेल डिवीजन नहीं यूज हुआ तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब भी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो आपके पास दो सेल्स बनेंगे, दैट विल बी सेल डिवीजन। ठीक है, और हमारे पास ये प्लांट रूट और शूट में हमारे पास क्या करवा रहे हैं, आपके पास साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस करवा रहे हैं। सो अभी तक जो आपने याद रखना है इस टॉपिक के अंदर 4 से 5 चीजें, आपको ऑपरेटर्स का फंक्शन पता होना चाहिए कि आपका जो ऑपरेटर्स है हमने जो डिस्कस किया उनका फंक्शन क्या है, दूसरा आपको एक्सप्लांट क्या होता है, तीसरा आपको कैलस का पता होना चाहिए, चौथा आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, पांचवा आपको साइटोकाइनिन का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं जी कि आपके पास ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप फर्दर जो क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करोगे अपनी बुक्स के अंदर तो आपको उससे भी पता चल जाएगा जी कि हाँ जी मेरा टॉपिक मेरा अब कवर है कि नहीं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ वो ये है कि आपने जब भी कोई टॉपिक है उसको अटेम्प्ट करना, मीन उसके एमसीक्यूज करना है, तो फर्स्ट गिव इट अ रीड। सबसे पहले उसको एक दफा रीड करो, उसके अंदर से मेन पॉइंट्स निकालो, फिर उसके बाद उसकी अटेम्प्टेशन करो। अब क्या होगा कि जब वहां पे अटेम्प्टेशन के दौरान आप बुक बंद करते हो मगर आपने जो है रीड किया था टॉपिक, तो जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका ब्रेन वो चीजें मेमोराइज भी करता है और उसको अच्छे से समझता भी है। सो दैट इज द थिंग कि अगर वहां पे आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा बुक खोलोगे, आप वहां पे रीड करोगे तो वो चीज आपके मेमोरी में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और वो आपको एक बेटर जो है हेल्पफुल हैंड देती है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। सो मूविंग फॉरवर्ड,
Chromatography is the next technique. Chromatography क्या है? Is the means of separating molecules from one another. ठीक है, आपने इसमें क्या कर सकते हो कि आपके पास different type या one type of molecules हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप एक दूसरे से separate कर सकते हो. It involves moving the mixture over a stationary phase. सबसे पहली चीज क्या है, आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें हमने क्या करना है. आपके पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर का मतलब ही है कि आपके पास उसमें different type of molecules मौजूद हैं. ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके पास दो तरह की इंक्स मिक्स हो चुकी हैं. आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा. ठीक है, अब आपके पास दो इंक मिक्स हो गई हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं इंक अभी यूज करने वाला हूँ, इसके अंदर एक ही तरह के हमारे पास मौजूद हैं इंक या दो तरह की इंक मौजूद है. ठीक है, आपको अभी कंफर्म नहीं है, तो आप क्या करते हो, सिंपली क्रोमेटोग्राफी करते हो. क्यों? क्योंकि आप मिक्सर को वेरीफाई करना चाहते हो. तो सबसे पहले आपको दो चीजें इसमें चाहिए. एक आपको स्टेशनरी फेज चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, सेपरेशन फेज या मूविंग फेज चाहिए. ठीक है, अब स्टेशनरी फेज आपके पास क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है. पहला क्या है, वो सेलुलोज का बना हो सकता है. ठीक है, सेलुलोज मटेरियल से बना होगा. सेलुलोज आपके पास पेपर भी हो सकता है, फिल्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसकी नेचर क्या हो, सेलुलोज हो. दूसरा आपके पास सिलिका हो सकता है. ठीक है, और इसका जो आपके पास जो इसके ऊपर मूविंग फेज होता है, वो दो तरह का हो सकता है. वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है. लाजमी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हो. मूविंग फेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लिक्विड और गैस. तो दो तरह के आपके क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गए. स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और silica, and the second one is the moving phase could be liquid or gas. And the third आपके पास MCQs यहाँ से जो पूछा जा सकता है वो यही है, chromatography is the mean of separation of molecules from one another. ठीक है, अब क्या है, सेपरेशन जो आपके पास होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, solubility and the molecular mass. That will be your sixth MCQs. आपके पास ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी सॉल्युबिलिटी और आपके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, सेपरेशन. तो ये अगर एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्रोमेटोग्राफी विल डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो आपको ऑप्शन ए सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, and option D is none of these. So your option will be option C, that is solubility and the molecular mass. अब आपके पास ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है. मैंने स्लाइड्स के अंदर कुछ पिक्चर्स खुद से ऐड की हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो सके. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ठीक है, ये क्या है, आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के थ्रू हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं. और इसमें हमारे पास जो सेपरेशन होती है वो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की भी हम सेपरेशन कर सकते हैं, शुगर्स की सेपरेशन कर सकते हैं, अमीनो एसिड की सेपरेशन कर सकते हैं. इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो हम स्पॉट करते हैं नियर द एंड. हमने क्या करना है, सबसे पहले एक बीकर लेना है, उसमें हमने क्या डाल देना, नीचे अपना मूविंग फेज डाल देना है. उसके बाद हमारा जो मिक्सचर होगा, ये इट कुड बी एन इंक स्पॉट, वो हमने अपना सेलुलोज जो पेपर है उसके ऊपर एक स्पॉट लगा देना है. मगर याद रखना है कि ये जो स्पॉट होगा आपका, इसको आपने डिप नहीं करना अपने सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, जो मूविंग फेज है इसके अंदर डिप नहीं करना. इट विल बी लिटिल बिट अप फ्रॉम द लिक्विड मीडियम. ठीक है, आपका जो मूविंग फेज है उससे थोड़ा सा ये ऊपर हो, उसके अंदर डिप हुआ ना हो, सिर्फ पेपर डिप हुआ हो. ठीक है, अब क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जब उसके अंदर हो तो आपको पता है कि पेपर की एक इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को हमारे पास क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, सेलुलोज हो गया या सिलिका हो गया, ये दोनों वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. और वो वाटर क्या होगा, मूव अप करना शुरू करेगा विद द थ्रू अ कैपिलरी एक्शन. अब water movement in the at the stationary phase in paper chromatography will be by the capillary action. This will be your another MCQs. This could be your another MCQs कि आपका another MCQs हो सकता है कि movement of the mobile phase over the stationary phase will be with the help of capillary एक्शन. और इसमें सिलिका भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि इसमें आप सेलुलोज का भी स्टेशनरी मीडियम यूज कर सकते हो. तो जब मैंने इसमें स्पॉट डाला और वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव किया, तो आपको पता है हर मॉलिक्यूल की हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास और इंटरेक्शंस डिफरेंट होती हैं. हमने जो पीछे डिस्कस की थी चीज, सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर मास. तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास जो है इंक्स होंगी इसमें या मॉलिक्यूल्स होंगे, हर एक का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है. पहली चीज हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास को. तो जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा वो उतना पीछे रह जाएगा, और जो जितना ज्यादा लाइट होगा वो उतना आगे मूव कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. दूसरी चीज इंटरेक्शंस होती हैं, जिसकी जितनी ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी वो उतना ज्यादा आगे तक जाएगा, और जिसकी जितनी कम इंटरेक्शंस होंगी वो उतना पीछे रह जाएगा. सो एज अ रिजल्ट दो तरह के हमारे पास अगर कंपाउंड्स हैं, उन दोनों की हमारे पास क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, तो दैट इज व्हाई वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. और हम कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास सोल्यूशन है ये इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर है या ये इन द फॉर्म ऑफ अ प्योर सोल्यूशन है. दैट इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी.
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है या फिर आपके पास क्या है, आपके पास जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। इस दोनों में एक चीज का डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है जी कि आपके पास कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या यूज कर रहे हैं हम, स्टेशनरी फेज जो होगा वो क्या होगा, आपके पास पेपर होगा, ठीक है। और जबकि इसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हम यूज करते हैं वो उसमें हमारे पास जो सॉलिड फेज होता है वो किससे बना होता है, ग्लास और मेटल ट्यूब का बना होता है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, ग्लास और मेटल ट्यूब का बना होता है क्या हमारे पास, स्टेशनरी फेज, और उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मोबाइल फेज उसके अंदर से मूव करता है। अब क्या होता है कि हम इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे बीड्स डाल देते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे इसके अंदर बीड्स होते हैं, और ये बीड्स किसके बने होते हैं जी, आपके पास सिलिका के बने होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब क्या होगा कि हम इसके ऊपर सबसे पहले अपना सैंपल लोड करते हैं, सबसे पहली चीज, और उसके ऊपर हमने फिर क्या अपना लोड करना है, मोबाइल फेज। तो आपके पास जो है प्रिंसिपल वही रहेगा, और वो प्रिंसिपल क्या है, आपका मॉलिक्यूलर मास और आपके इंटरेक्शंस। तो आपके पास जो है, हमारे पास जब इसमें अपना मोबाइल फेज हम लोड कर रहे हैं, तो मोबाइल फेज क्या होगा, हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारे पास मूव करेगा डाउनवर्ड, और जिस सैंपल की हमारे पास जो है ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी और मॉलिक्यूलर मास होगा वो आगे मूव कर जाएगा। उसकी वजह क्या है, इस केस में हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। लास्ट केस में हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा था, वहां पे अपवर्ड मूवमेंट हो रही थी, और जो हैवियर था वो पीछे रह गया था, और जो लाइटर था वो आगे चला गया था। जब इस केस में डिफरेंट होगा, यहाँ पे हैवियर आगे निकल जाएगा और लाइटर आपके पास पीछे रह जाएगा, और हमारे पास या फिर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस वाला पीछे रह जाएगा और लो इंट्रैक्शंस वाला वो आगे चला जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास सबसे पहले हम एक जो है जो हमारे पास जो है मिक्सचर को कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरे को हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन सेपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर difference in the molecular weight and interaction by using chromatography by two means, the paper chromatography and the column chromatography. Another technique जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस होंगे, और उसके ऊपर हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब आपने एक चीज याद रखनी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन थी वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास और हमारे पास क्या था, इंटरेक्शंस था। जबकि हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारे पास सेपरेशन होगी, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का आपके पास जो है मास के ऊपर भी नहीं होगा, इंटरेक्शंस की बात भी नहीं होगी, वो उनकी मूवमेंट पे जो है असर डालेगा, मगर यहाँ पे जो सेपरेशन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज होगी, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। सो देयर विल बी टू फैक्टर्स जो कि आपके पास स्पीड ऑफ सेपरेशन को हमारे पास अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज, आपके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी जल्दी आपके पास सेपरेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दूसरी चीज है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जो जितना हेवियर होगा वो पीछे होगा, जो जितना स्मॉलर होगा वो उतनी स्पीड से आगे भागता चला जाएगा। इसका जो है हमारे पास एग्जांपल इस तरह से है कि आपके पास एक बड़ा बॉल है और एक आपके पास छोटा बॉल है, आप दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने दोनों के ऊपर क्या है, 10 न्यूटन आपने दोनों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की है, मगर क्योंकि ये हमारे पास स्मॉलर इन साइज था तो ये हमारे पास आगे चला गया, जबकि लार्जर इन साइज था तो ये पीछे रह गया क्योंकि उसका मास ज्यादा है। सो साइज ऑफ मॉलिक्यूल विल आल्सो अफेक्ट द स्पीड ऑफ द सेपरेशन, एंड द सेकंड इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। अब इसको अमाउंट ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग देखता हूं तो बेशक ये मेरे पास बड़ा है और ये दोनों इक्वल इन साइज हैं दोनों, मगर इसके ऊपर क्या है, मैं कहता हूँ चार्ज ज्यादा है और इसके ऊपर चार्ज कम है। अब मैं सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, मीन यहाँ पे मैं पॉजिटिव जो है चार्ज दे रहा हूँ, अब रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये ज्यादा दूर जल्दी चला जाएगा और ये थोड़ा स्लो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज कम है। सो दीज विल बी द टू फैक्टर जो कि आपके पास सेपरेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज अनदर इलस्ट्रेशन जो कि आपके पास आउटसाइड सोर्स से ली गई है आपको समझाने के लिए कि ये होता कैसे है। सबसे पहले क्या है, यहाँ इस फिगर में हम देखते हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो जेल यूज होती है बेसिकली मोस्टली ये क्या है, सेपरेशन के लिए एगरोस जेल यूज हो रही है, ठीक है। और एगरोस जेल के थ्रू आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप का डीएनए होता है। अब क्या हुआ कि मेरे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम जब इसमें ट्रे में ये एग्रोस जेल डालते हैं तो आप ये देखेंगे छोटे छोटे इसमें सर्कल्स मौजूद है, सुराख है, इनको वेल्स बोलते हैं। इनके अंदर हम क्या डालते हैं, सैंपल डालते हैं। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से ये सैंपल लिया और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लोड कर दिया। जब हमने इसको लोड कर दिया तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कनेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास सेपरेशन होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब हम इस पिक्चर में देखते हैं, अब वही चीज है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर देखते हैं हम, ये इस वेल को आपने कंसिडर करना है, ये वाला, ठीक है।
अब क्या होगा, मैंने कहा जी कि इसके अंदर मैंने वेरियस नंबर का ये डीएनए जो है हमारे पास जो है एक ही बेल के अंदर लोड कर दिया, मीनेसी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने डाल दिए सारे। अब क्या होगा कि मेरे पास क्या है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया विद चार्जेस। अब हमारे पास डीएनए का हमें पता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है, नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट की वजह से होता है। तो ये चीज याद रखनी है आपने आपके मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कौन सा है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अपने जो चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन करना होता है हमेशा, जो आपने सिमिलर चार्जेस के ऊपर रखना होता है। अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज है सैंपल, तो आप उसको नेगेटिवली चार्ज वाली साइड पे रखोगे। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो मैं जेल की ओरिएंटेशन उल्टी करके उसको इस तरफ रख दूंगा सैंपल को, ताकि ये उस तरफ रन हो, क्योंकि वो हमारे पास क्या करेगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। अब जब मैंने इसके अंदर डाला तो आपने देखा कि वेरियस नंबर ऑफ डीएनए अगर मैंने एक वेल के अंदर डाले हैं तो उसके अंदर क्या है, वेरियस नंबर ऑफ सेपरेशन होगी। इसका मतलब क्या है, ये जो सबसे आगे है इसका सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है, या फिर इसका ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा, दो चीजें। दूसरा क्या है, हमारे पास जो पीछे सबसे पीछे है इसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है और इसके ऊपर चार्ज कम था, दैट इज व्हाई हमारे पास क्या है, ये पीछे रह गया है। सो दीज विल बी द टू फैक्टर, फर्स्ट विल द मॉलिक्यूलर मास एंड द सेकंड विल बी द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। अब मेरे पास मैं कहता हूँ एक आपके पास प्रोटीन है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसकी में हमारे पास जो वेल्स की अलाइनमेंट होगी वो मैं पॉजिटिव वाली साइड रखूंगा कि नेगेटिव वाली साइड रखूंगा, पॉजिटिव वाली साइड रखूंगा, बिकॉज दैट प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारे पास क्या होगा, जब पॉजिटिव वाली साइड रखूंगा देन इट विल रिपेल, और ये रिपेल होने की वजह से आगे जेल के अंदर मूव करेगी। सो दैट विल बी द। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपके पास 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली चीज आपसे फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, दूसरी मैं आपको डिस्कस बता चुका हूं कि आपकी सेपरेशन किस बेस पे होती है, और सेपरेशन का बता देंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, करंट भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी पूछ सकते हैं, आपके पास वोल्ट्स भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये आपके पास कुछ हो सकते हैं, या फिर वो तीसरा आपसे पूछ सकते हैं अलाइनमेंट के बारे में, कि आपके पास जो है हमारे पास सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस हो रही होती है, वैसे आपके पास सेपरेशन नहीं हो सकती। या फिर वो आपके पास अनदर सिनेरियो आपको दे सकते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल बड़ा है, एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो छोटा है, तो कौन सा आगे होगा। तो आपको पता है जो स्मॉलर होगा वो आगे होगा हमेशा, और जो हमारे पास लार्जर होगा वो हमेशा पीछे रह जाएगा। अब जो हमारे पास अनदर जो हमारे पास आ जाती है जी टेक्निक, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, वर्ड दो चीजों से, स्पेक्ट्रो हमारे पास वर्ड निकला है स्पेक्ट्रम से, इसमें हम लाइट यूज कर रहे हैं और उसका स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, दैट इज वर्ड स्पेक्ट्रो। फोटो मीन लाइट, के लाइट का स्पेक्ट्रा हम यूज कर रहे हैं, और मीटरी मीन मेजरमेंट को कहते हैं। ठीक है, टेक्निक दैट इज यूज टू मेजर द परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। हमारे पास मेजर कर रहे हैं जी कि हमने यहाँ से लाइट जितनी ट्रांसमिट की थी वो हमारे पास पहुंची कितनी है, डिटेक्ट पीछे कितनी हुई है। सो एक चीज आपने याद रखनी, सबसे पहले हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, ये चीज समझेंगे, उसके बाद हमें सारी चीजें पता चलेंगी। तो प्रिंसिपल इसमें यह है कि आपके पास एक लाइट सोर्स होता है, उसके आगे आपके पास यहाँ पे क्या लगा होता है, एक लेंस लगा होता है। इस लेंस का काम क्या होता है जी, कि ये हमारे पास लाइट सारी फोकस करता है आपके पास एक और लेंस के ऊपर, दैट विल बी मोनोक्रोमेटर। ठीक है, प्रिज्म इसको कह सकते हैं आप। इसके ऊपर आपकी सारी लाइट फोकस करती है, कौन करता है, लेंस। जब इसके ऊपर लाइट लगती है तो आपको पता है कि आपका प्रिज्म, या आपके पास जो हमारे पास आ जाता है लेंस जो होता है, प्रिज्म आपका काम क्या करता है, ये मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेगा इनटू 7 डिफरेंट लाइट्स। 7 डिफरेंट लाइट्स जो हैं हमारे पास जब होती हैं, तो उसमें से सिर्फ जो लाइट हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है दैट इज येलो लाइट। ठीक है, ये येलो लाइट हमारे पास क्योंकि अभी यहां से निकली है, तो इनिशियल इंटेंसिटी इसकी हम देखते हैं कितनी है, IO उसको कहते हैं। फिर ये सैंपल में से पास होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारे पास ये बाहर आती है, तो हमारे पास ये क्या बच जाती है, IT। इसको हम फिर क्या कहेंगे, IT, क्योंकि ये सैंपल में से गुजर के आई है, इसके अंदर कुछ कमी हो सकती है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है IO माइनस IT, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि आपके पास ओवरऑल ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, IO माइनस IT। आपको अक्सर क्या कहते हैं कि इनिशियल लाइट जो थी वो इतनी थी, आपके पास आफ्टर पासिंग फ्रॉम द सैंपल आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइट थी वो इतनी है, दैट इज IT। बट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपके पास IO जो है वो मेरे पास थी 250 नैनोमीटर, ठीक है, और वो कहते हैं जी IT जो है वो हमारे पास जो रिसीव हुई है दैट इज 112 नैनोमीटर। सो व्हाट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है आपकी, तो आपने इसको फाइंड करना है बाय सिंपल यूजिंग फार्मूला IO माइनस IT, दैट इज 250 माइनस 112, दैट इज इक्वल टू 120, नो सॉरी 38।
ठीक है, दैट इज 138 नैनोमीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब क्या होगा कि ये हमारे पास, इसका मकसद क्या हुआ कि इससे हमें ये पता चल गया कि आपका सैंपल कितना ज्यादा आपके पास क्या है, डेंस है, उसके अंदर कितनी ज्यादा चीजें मौजूद हैं। सो सेल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल डेंसिटी। ये चीज अब आपने याद रखनी है। द लोअर द हमारे पास क्या होगा जी, ऑप्टिकल डेंसिटी, द हायर द सेल मास। ठीक है, आपके पास क्या है, सेल मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी सेल डेंसिटी होगी, और आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी इसके ऑपोजिट होगी, इनवर्सली रिलेशन है उसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। देयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन द सेल डेंसिटी एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, आपका सेल डेंसिटी जितना हाई होगा, आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी कम होगी। उसकी वजह क्या है कि जितना ज्यादा इसके अंदर हमारे पास जो है डेंसिटी ज्यादा होगी, सेल डेंसिटी, उतनी कम लाइट आपके पास आगे रिसीव होगी, और जितनी कम लाइट आपके पास रिसीव होगी तो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये 2 से 3 रिलेशंस आपने याद रखने हैं। पहला, सेल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल डेंसिटी, एंड द सेकंड इज द सेल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी और सेल डेंसिटी दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। सेल डेंसिटी क्या है, हमारे पास अमाउंट ऑफ सेल मास इन अ सैंपल, जबकि हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, इज द परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, कि आपके पास कितनी लाइट आपके पास ट्रांसमिट हुई है। सो दिस इज अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसकी मदद से हम सैंपल मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक रख रहे हैं। या आप देख रहे हैं जी, आपके पास 2 तरह के आपके पास पीछे सैंपल्स हैं, हम इनकी डिफरेंट हमारे पास क्या है फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपल रख के हमारे पास वेवलेंथ अपनी जो है इसमें रखते हैं, एंटर करते हैं, और ये हमें उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बता देता है। The final technique that is used to study the cells and the cell biology, तो वो क्या है, हमारे पास माइक्रो डायसेक्शन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पास जो है पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें 3 से 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। टेक्निक विद इन विच माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू डायसेक्ट सेल्स आर ऑर्गेनेलीज। अब पहला, आपकी आवाज बीच में से ड्रॉप हो रही है। पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहां से आ गया कि पहला ऑब्जेक्टिव ये आया कि आपके पास the technique in which we use microscope to dissect cells or organelles is micro डायसेक्शन। और दूसरी चीज आपके पास क्या आ गई जी, माइक्रो डायसेक्शन के केस में वो पूछते हैं जी, माइक्रो बाय यूजिंग माइक्रो डायसेक्शन वी कैन डायसेक्ट सेल्स, वी कैन डायसेक्ट ऑर्गेनेलीज, वी कैन डायसेक्ट सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज और ऑल ऑफ दीज। तो आपने ऑप्शन सी करना है, सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज बोथ, दोनों को हम डायसेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का होता है, क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन, लेजर माइक्रो डायसेक्शन एंड लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन। क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन में क्या होता है, हम फाइन ग्लास नीडल यूज करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, कोई भी पोर्शन हमारे पास किसका, क्रोमोसोम का, हम रिमूव करते हैं। लेजर माइक्रो डायसेक्शन में अगेन माइक्रोस्कोप यूज करते हुए हम लेजर यूज करते हैं, और हमारे पास एक किसी सैंपल में से हम क्या करेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स को डायसेक्ट मीन काट देंगे। तीसरे, लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन, तो उसमें हम यूजिंग लेजर बाय यूज इन माइक्रोस्कोप, और वहां पे एडहर स्पेसिफिक सेल टू अ स्पेसिफिक फिल्म। ये मैं बताता हूँ कैसे होता है अभी, मगर ये तीनों के अंदर डिफरेंस होगा। मोस्ट कॉमनली आपके पास लेजर माइक्रो डायसेक्शन और लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन में कंफ्यूज किया जाता है, और आपसे इसी का एमसीक्यूज आता है कि आपके पास एडहर करेंगे तो कौन सी हम यूज करेंगे। नीचे दोनों ऑप्शन होते हैं, लेजर माइक्रो डायसेक्शन, लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। कैप्चर जब भी आएगा तो दैट इज रेफरिंग टू एडहरेंस, कि वहां पे चिपकना, कैप्चर करना मीन पकड़ना। तो वहां पे आपने कैप्चर को एडहर के साथ याद रखना है। ठीक है, होता क्या है, ये सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन हम माइक्रोस्कोप से देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम या कंप्लीट क्रोमोसोम हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। लेजर माइक्रो डायसेक्शन में हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक पार्ट को एक सैंपल के अंदर से कट कर दिया। अब ये तीसरा आ गया है लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन। इसके ऊपर क्या करते हैं हम, एक जो है हमारे पास फिल्म रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम लेजर यूज करते हैं। अब क्या होगा, जब ये फिल्म दोबारा ऊपर उठेगी, हमारा जो पार्ट होगा जो हम स्टडी करना चाहते हैं वो इसके अंदर कैप्चर हो जाएगा, इसके ऊपर एडहर हो जाएगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा, और फिर हम उसको स्पेसिफिकली रिलीज करके हम उसको स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज। लास्ट जो आपके पास टेक्निक आ जाती है, दैट इज माइक्रोमीट्री, मेजरमेंट ऑफ द साइज विद माइक्रोस्कोप, सिंपली। ठीक है, इसमें मेजरमेंट करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, स्पेसिफिकली डिजाइंड, इसमें स्केल होते हैं, 2 स्केल इसमें यूज होते हैं। पहला आपके आईपीस के अंदर लगा होता है, और उसको आपने याद रखना क्या कहते हैं, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। इसका नाम अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पास स्केल यूज्ड इन माइक्रोमीट्री इन द आईपीस इज आल्सो टर्म्ड एज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ये आपने याद रखना है। इसको अक्सर कहते हैं आईपीस ग्रेटिक्यूल,
ये आपने याद रखना है। आई पीस, ग्रेटिक्यूल या ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ये दोनों वर्ड्स आपको दिए जा सकते हैं, तो आपने उसमें से चेक करना है। दूसरा आपके पास आएगा एक दूसरा आपके पास जो स्केल होता है वो स्टेज के ऊपर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर। तो दो आपके पास स्केल होते हैं, एक आई पीस में होता है, दूसरा स्टेज के अंदर होता है। एक क्या है, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, दूसरा आपके पास स्टेज माइक्रोमीटर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है हमारे पास आईपीस ऑक्यूलर आ जाता है, दूसरा आपके पास स्टेज माइक्रोमीटर आ जाता है, ठीक है। और हम इन दोनों को अलाइन करते हैं ओवरलैपिंग रेटिक्यूल एंड माइक्रोमीटर स्केल, और इसकी मदद से हम स्टडी करते हैं। अब ये यहाँ पे हम इस फिगर में देखते हैं कि कैसे हुआ। हमने ऊपर आईपीस से देख रहे हैं, तो आपने देखा जी कि हमारे पास यहाँ पे दो अरेंजमेंट्स हो रही हैं। एक हमारे पास, हम इसको जो है एक्स एक्सेस में भी स्टडी कर रहे हैं और इसको हम वाई एक्सेस में भी देख रहे हैं। तो हमने एक्स एक्सेस में इसको मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है हमारे पास वेट इतनी है और इसकी वेट इतनी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास हम उसको दे रहे हैं एक्स एक्सेस में इतना है और वाई एक्सेस में ये इतना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जितनी भी स्टडी कर रहे होते हैं हमारे पास विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीट्री कर रहे होते हैं, और इस तरह से हमें साइजेस ऑफ ऑर्गेनेलिज भी निकाल सकते हैं, साइजेस ऑफ सेल्स भी निकाल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम निकाल सकते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक, यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारा आज का लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है।